जोहार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्चना में। आज की क्लास में हम जानेंगे झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में। ये वीडियो ऐसे स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जो जेपीएससी, जेएसएससी, एक्साइज आदि एग्जामों की तैयारी में लगे हुए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और जानते हैं झारखंड के धरातलीय स्वरूप के बारे में। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग अनेक नाम से जानते हैं। तो क्या क्या है वो नाम, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। इसके अन्य नाम है जैसे कि भौतिक स्वरूप, भौगोलिक विभाजन, प्राकृतिक प्रदेश और भौतिक विभाजन। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग इन नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यहाँ का पठार। ठीक है, धरातलीय स्वरूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यहाँ का पठार। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग का जो झारखंड है वो पठारी क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र है। और झारखंड में बहुत बड़े क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार का फैलाव है। ठीक है, झारखंड के बहुत बड़े क्षेत्र में छोटा नागपुर पठार का फैलाव है। छोटा नागपुर पठार का फैलाव है। अब होता क्या है कि इसी छोटा नागपुर पठार से समय समय पर अपरदन हुआ। ठीक है, समय समय पर क्या हुआ? अपरदन हुआ। अब अपरदन के फलस्वरूप जो है छोटा नागपुर का जो पठार है वो टुकड़ों में या फिर खंडों में विभाजित हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं? टुकड़ों में विभाजित हो गए हैं। टुकड़ों में विभाजित हो गए हैं। अब इन टुकड़ों का अलग अलग नाम दे दिया गया है। ठीक है, इसका क्या कर दिया गया है? अलग अलग नाम दे दिया गया है। और इन्हीं अलग अलग नामों को हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप में पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि झारखंड का जो मतलब ये छोटा नागपुर की पठार का हम लोग बात कर रहे हैं, तो छोटा नागपुर का पठार का निर्माण के बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका निर्माण कैसे हुआ है। निर्माण कैसे हुआ है? तो छोटा नागपुर पठार का निर्माण जब ज्वालामुखी आया था, ज्वालामुखी उद्गार जब हुए थे तो इसके लार्वा के फैलाव के कारण छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, ज्वालामुखी जब उद्गार हुए थे और वहां से जो लार्वा निकले थे तो उसके फैलाव के कारण ही लार्वा जमाव के कारण छोटा नागपुर पठार का निर्माण हुआ। अब ये छोटा नागपुर पठार जो है ये जो है इसकी चट्टानें आर्कियन कालीन है। आर्कियन कालीन चट्टानें। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो ये है आपका 760 मीटर। ठीक है, और चूंकि छोटा नागपुर पठार जो है वो गर्म लार्वा के ठंडा होने से इसका निर्माण हुआ है तो इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? जीवाश्म नहीं मिलता है। और इसमें खनिज इसको खनिज के लिए संपन्न है ये छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार खनिज भंडार है। यहाँ हर तरह के खनिज आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसकी बात करें छोटा नागपुर पठार में सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है। पारसनाथ की चोटी है। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? आपका गिरिडीह।
और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1365 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, अब इतना समझ लेने के बाद एक नजर इधर भी देखते हैं कि छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर का जो पठार है, इसके उत्तर में आपको मिल जाएंगे बघेलखंड का पठार। ठीक है, बघेलखंड का पठार, और इधर आपको मिल जाएंगे राजमहल की पहाड़ियाँ। और पश्चिम में मिल जाएंगे आपको मैकाल पहाड़ी, मैकाल पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलती है जो उड़ीसा की ओर जाती है, ये है महानदी, महानदी। ठीक है, फिर आपका पूर्व और दक्षिण में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गरजात की पहाड़ी। क्या मिल जाएंगे यहाँ पे? गरजात की पहाड़ी। और महानदी के नीचे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे दंडकारनी पहाड़ी। ठीक है, क्या मिल जाएंगे? दंडकारनी पहाड़ी। अब इतना समझ लेने के बाद हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन के बारे में देख लेते हैं कि उसको कौन कौन से भाग में विभाजित किया गया है। फिर हम लोग मैप के माध्यम से इसकी अवस्थिति को समझेंगे। फिर बाद में हम लोग जो है वो नोट्स से सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। धरातलीय स्वरूप को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से है वो भाग ये जान लेते हैं। तो पहला आपका है पाट क्षेत्र या फिर पश्चिमी पठार, दूसरा रांची का पठार, तीसरा हजारीबाग का पठार। हजारीबाग के पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा निचली हजारीबाग पठार, और चौथा है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। अब इनको हम लोग इनकी इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट्स के माध्यम से हम लोग कवर करेंगे। इस बार हम लोग नोट्स के माध्यम से भी हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि झारखंड, मैंने बताया कि झारखंड में महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ का पठार निभाता है। तो चलिए शुरू से हम लोग एक बार रिवीजन करते हुए देखते हैं जो भी मैंने आपको इसके धरातलीय स्वरूप के बारे में बताया। तो किसी क्षेत्र के धरातलीय स्वरूप को भौतिक स्वरूप, भौतिक विभाजन, भौगोलिक विभाजन या प्राकृतिक प्रदेश आदि के नामों से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो फिर ये उन्हीं का जिक्र मैंने किया है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है यहाँ का पठार। झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। झारखंड का बड़ा भाग छोटा नागपुर पठार से ढका हुआ है। इसी छोटा नागपुर पठार का समय पर अपरदन होकर टुकड़ों में विभाजित हो गया है तथा इन्हीं टुकड़ों का नाम दे दिया गया है। इन्हीं टुकड़ों को हम धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि छोटा नागपुर पठार में जब भी अपरदन होता है तो उसका टुकड़ों में विभाजित हो गया है, और इन्हीं विभाजन के दौरान जो टुकड़े हैं वो या फिर खंड है उनको नाम दे दिया गया है। तो उन्हीं नामों को हम झारखंड के धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः
4 भागों में विभाजित किया गया है। वो है पाट क्षेत्र या फिर पश्चिमी पठार, रांची पठार, हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार। और चौथा प्रकार है निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। अब हम लोग पहला जो विभाजन के जो पहले भाग है वो है पाट क्षेत्र या फिर पश्चिमी पठार। इसके बारे में जान लेते हैं। यह झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। पाट क्षेत्र का मतलब ये सबसे ऊंचा भूभाग है और पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको हमेशा मतलब ये बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि पाट क्षेत्र का अर्थ क्या होता है, तो समतल जमीन होता है। झारखंड का पाट क्षेत्र की बात किया जाए तो यह लगभग 2500 फीट या फिर उससे ऊपर भी देखने को हम लोग को मिल जाता है। ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र का निर्माण लावा के जमाव होने के कारण हुआ है। और अगर पाट क्षेत्र की आकृति की बात किया जाए तो त्रिभुजाकार है। ये भी कोई एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि पाट क्षेत्र का जो आकार है वो कैसा है। तो ये हमेशा ये याद रखिएगा कि जो पाट क्षेत्र होता है उसका आकार की बात किया जाए तो वो त्रिभुजाकार है। इसका सिर्फ दक्षिण की ओर और आधार जो है वो उत्तर की ओर है। ठीक है। पाट क्षेत्र का अगर विस्तार की बात किया जाए तो इसका विस्तार आपको लोहरदगा, गुमला, पलामू का दक्षिणी हिस्सा, गुमला, गढ़वा, रांची का पश्चिमी भाग, लातेहार, ये सब आपको इसके पाट क्षेत्र के विस्तार में आ जाते हैं। फिर पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी नेतरहाट है। ठीक है। इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पाट क्षेत्र का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो वो नेतरहाट है जो पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और इसकी ऊंचाई की बात किया जाए नेतरहाट की तो 1180 मीटर है। उसके बाद गणेशपुर पाट, फिर जमीरा पाट ये आ जाते हैं। तो गणेशपुर पाट का 1171 मीटर ऊंचाई है और जमीरा पाट का ऊंचाई की बात करें तो 1142 मीटर है। पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग एवं निचली भाग माफ करिएगा, पाट क्षेत्र का ऊपरी भाग ताड़ एवं निचला भाग को दोन कहा जाता है। जैसे कि ये पाट क्षेत्र है, ठीक है, पाट क्षेत्र है तो ये पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग हुआ ये वाला भाग, इसको हम लोग ताड़ कह देते हैं। ठीक है। और ये पाट क्षेत्र का जो निचला वाला भाग होता है उसको हम लोग दोन कह देते हैं। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई की बात किया जाए तो 900 मीटर मिल जाता है। और इस क्षेत्र की स्थिति पहाड़ मतलब इस क्षेत्र के में स्थित पहाड़ियों में सानू और सराउ मुख्य पहाड़ी है। ठीक है। इस क्षेत्र में स्थित पहाड़ियों में सानू और सराउ मुख्य पहाड़ी है। इस क्षेत्र में कई नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे उत्तरी कोयल, शंख नदी और फुलझर नदी आदि। इसके अलावा बरवे का मैदान इसी क्षेत्र में मिल जाता है जो तस्तरी नुमा मतलब क्या होता है, तो प्लेट के जैसा होता है। तो बरवे का जो मैदान है वो इसी पाट क्षेत्र में मिल जाता है, जिसका जो आकार का बात करें तो ये तस्तरी नुमा या फिर प्लेट की तरह होता है। अब हम लोग दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो ये रांची का पठार है। ये झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है। ये सबसे बड़ा पठारी भाग है और रांची का पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 600 मीटर है और फीट में लगभग 2000 फीट है। इसकी आकृति की बात किया जाए, रांची पठार का आकृति की बात किया जाए तो चौरस, चौकोर या फिर
चतुर्भुज, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रांची का पठारी भाग कई नदियां प्रवाहित होती है, जो किनारों पर खड़ी ढाल के कारण कई झरनों और जलप्रपातों का निर्माण करती है, जैसे बूढ़ाघाट, गौतम धारा, दसम, हुंड्रू, घाघरी, रतनी घाट आदि प्रमुख हैं, ठीक है। झारखंड में रांची पठार का अगर विस्तार का बात किया जाए तो ये लोहरदगा और गुमला जिला तक है। छोटानागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है, ठीक है। रांची का पठार और हजारीबाग पठार प्राचीन काल में एक ही थे, जो बाद में दामोदर नदी घाटी की धारा के कारण अलग हो गए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की, तो वो है हजारीबाग पठार। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से हजारीबाग का पठार एक है। दामोदर नदी घाटी कटाव के कारण हजारीबाग 2 भागों में विभाजित हो गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहला ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा निचली हजारीबाग पठार, ये हजारीबाग पठार के ही 2 हिस्से हैं, ठीक है। ऊपरी हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई की बात करें तो ये 600 मीटर है, और निचली हजारीबाग पठार की औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 450 मीटर है। निचली हजारीबाग पठार सबसे निम्नतम ऊंचाई वाला भाग है, ठीक है। छोटानागपुर पठार का बाहरी हिस्सा होने के कारण इसे बाह्य पठार कह दिया जाता है, और झारखंड का निम्नतम ऊंचाई वाली पठारी भाग होने के कारण यहाँ गिरिडीह का पठार पर बराकर नदी घाटी के निकट पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जो 4478 फीट है। पारसनाथ की पहाड़ी अत्यंत कठोर पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है, ठीक है। चौथा प्रकार है आपका निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। झारखंड की निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात किया जाए तो 150 से 300 मीटर तक है, और इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ी स्थित है, जो कैमूर, जो बिहार में पड़ता है, के पहाड़ी क्षेत्र का भाग है, ठीक है। राजमहल की अगर हम लोग राजमहल की पहाड़ियों का अगर विस्तार की बात किया जाए तो ये दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग एवं साहेबगंज के मध्यवर्ती व दक्षिण भाग में स्थित है, जो 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र में कहीं कहीं छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है, ठीक है। ये नुकीली पहाड़ियां हैं, उसे डोंगरी कहते हैं, और जो गुम्बदनुमा पहाड़ियों को डोंगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो नुकीली होती है उसको क्या कह दिया जाता है, तो डोंगरी कह दिया जाता है, और जो गुम्बदाकार होता है उसको क्या कह दिया जाता है, तो डोंगरी कह दिया जाता है। चाईबासा का मैदान निचली नदी घाटी एवं मैदानी क्षेत्र में स्थित है, और चाईबासा का मैदान पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती क्षेत्र है। यह उत्तर में दलमा की श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी और पश्चिम में सारंडा एवं उत्तर पश्चिम में पोरहाट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इतना ये सारा कुछ झारखंड के धरातलीय स्वरूप में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं कि किसकी स्थिति कहाँ पे है। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग मैप के माध्यम से भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपका पूर्व, पश्चिम और ये उत्तर और दक्षिण हो जाता है। तो इधर आप पश्चिम में देखेंगे ये हम लोग का पाट का क्षेत्र है, ठीक है।
पाठ क्षेत्र और इसकी आकृति की बात हम लोग किए थे, तो त्रिभुजाकार हो जाता है इसकी आकृति, ठीक है। उसके बाद इधर में है आपका रांची का पठार, ठीक है। रांची का पठार है और फिर इसकी आकृति आप देख सकते हैं, ये चौरस या फिर चतुर्भुज आप कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर आगे बढ़ेंगे तो ये आपका हजारीबाग का पठार है, जो दो हिस्सों में ये बट गया है, ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार, ठीक है। अब ये रांची का पठार और ये हजारीबाग का पठार कभी एक ही हुआ करते थे, लेकिन फिर जब दामोदर नदी घाटियों से होकर दामोदर नदी से मतलब प्रवाहित होने लगी, तो ये अलग अलग हो गए, ठीक है। और फिर आप इधर देखेंगे दक्षिण की ओर, तो इधर आपको कोल्हान की पहाड़ियाँ देखने को मिल जाएगी, चाईबासा का मैदान भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप पूर्व में इधर राजमहल की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी और फिर इधर गंगा का मैदान देखने को मिल जाएगा। वही आप इधर देखेंगे यहाँ पे पुरहट, दालमा की श्रेणी, ढालपुर क्षेत्र। वही इधर आप देख लेंगे उत्तरी कोयल बेसिन आपको इधर में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा और ध्यान देने वाली बात है, जो ये झारखंड और ये बिहार में जो ये आपको जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये जो बॉर्डर है वो 500 फीट की एक समोच्च रेखा से अलग होती है, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बातें हैं और इस तरह से हम लोग झारखंड के धरातलीय स्वरूप को हम लोग मैप के माध्यम से समझे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से लाभ मिला होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।